इस वीडियो में हम लोग महाश्वेता देवी का लिखा हुआ ड्रामा वाटर के बारे में जानेंगे, उसका कैरेक्टर्स और प्लॉट समरी को देखते हुए चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं वाटर, जो कि आप टाइटल से ही समझ पा रहे हैं, पानी को लेकर के पूरा का पूरा ड्रामा आधारित है। ये स्टोरी बेसिकली है कि कैसे एक विलेज का जो अनटचेबल कम्युनिटी है, डाउन ट्रॉडन मार्जिनलाइज सेक्शन है, उसको कैसे पानी को यूज़ करने का इजाज़त नहीं दिया जाता और पानी के लिए वो लोग तरस के रह जाते हैं। आखिरकार जब पानी नहीं मिलने पर और बहुत ज़्यादा ड्रॉट पड़ने पर वो लोग अपने से अपना उद्योग से एक डैम बना करके पानी स्टोर करने का एक महत् उद्योग लेते हैं। तो आखिरकार वो भी अपर कास्ट से सहन नहीं होता और वो लोग आके उसको तोड़ देते हैं। इसमें पुलिस प्रशासन और ब्यूरोक्रेट्स भी उनके मददगार होते हैं और आखिरकार बहुत बर्बरियत से उन लोगों का रिबेलियन को दबा दिया जाता है और जो उन लोगों के लीडर है उसका मौत हो जाता है वही नदी में डूब करके। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ऐसा स्टोरी है जिससे हम लोग का समाज का एक सच्चाई को दिखाता है कि अनटचेबिलिटी भले ही लॉ का थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन का थ्रू फॉरबिडन है, लेकिन रियल ग्राउंड में ये आज भी प्रैक्टिस होता है और काफ़ी बर्बरियत से प्रैक्टिस होता है। और कितना इसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स है कि आदमी को, आप सोचिए, पानी ये सबसे ज़्यादा बेसिक नीड होता है एक आदमी का ज़िंदगी का। पानी के बिना किसी का गुजारा नहीं है, लेकिन उस पानी तक को उनको एक्सेस नहीं दिया जाता। हालांकि पानी किसी का पर्सनल संपत्ति नहीं है, ये नेचर का गिफ्ट है, ये सबके लिए एक्सेसिबल है और सबके लिए मेंट भी है, लेकिन फिर भी कैसे सिर्फ अनटचेबिलिटी का दुहाई दे करके उन लोगों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है और वहीं एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर बेस करके एक तबका अपना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाता है, पॉलिटिकल ग्रोथ बढ़ाता है और वो जिसको जो तबका शोषित होता जा रहा है और शोषित होते होते उसका एक टाइम मौत ही हो जाता है। फिजिकल मौत, कल्चरल मौत, फिलोसॉफिकल मौत, साइकोलॉजिकल मौत, सोशल मौत, हर तरीके का एक्सटिंक्शन। ठीक है, अब आइए स्टोरी पे आते हैं। चरसा विलेज पे ये पूरा स्टोरी आधारित है। उस विलेज में एक नदी पार होता है, उसका भी नाम चरसा है और विलेज का भी नाम चरसा है। इसमें डोम कम्युनिटी रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ डोम कम्युनिटी रहते हैं, अपर कास्ट भी रहते हैं, ब्राह्मण्स भी रहते हैं और प्लस डोम कम्युनिटी भी रहते हैं। तो जो लैंडलॉर्ड है और पंचायत का हेड है उसका नाम है संतोष पुजारी। वो ऑब्वियसली एक अपर कास्ट ब्राह्मण है और बहुत ही ज़्यादा वो डिक्टेटरशिप चलाता है पूरा गांव में। जितना भी मतलब, क्योंकि वो पंचायत का हेड है तो एक तरीके से ब्यूरोक्रेटिक एक पोजीशन में है, तो गवर्नमेंट का साथ एकदम ग्रास रूट लेवल पीपल का जो भी डीलिंग्स होता है उसमें मीडिएटर वो है। उसी का थ्रू गवर्नमेंट का सारा लॉ या सारा रिलीफ या जो भी कुछ बेनिफिशियल स्कीम्स होता है उसी के थ्रू वो एक्चुअलाइज होता है। लेकिन ये इतना बदमाश है कि सारा का सारा पैसा ये खुद मार लेता है। नाम मात्र पैसा या नाम मात्र बेनिफिट ये उन तक पहुंचाता है। तो जहां इसको लिंक बनने का काम करना चाहिए था, वहाँ पे वो ग्रास रूट लेवल का पीपल और गवर्नमेंट का बीच में डिस्टेंस और बढ़ाता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि हम लोग का प्ले का प्रोटैगनिस्ट है, दैट इज मागाई डोम। वो एक वाटर डिवाइनर है, उसका वाइफ फूलमणि डोम और उसका सन धूरा डोम। वाटर डिवाइनर का मतलब होता है ऐसा एक व्यक्ति जो कोई जगह में आ करके सिलेक्ट करता है कि कौन सा जगह में अगर कुआं खोदा जाएगा तो उसमें बढ़िया पानी आएगा। उसको एक तरीके से आप वाटर सोर्स लोकेटर कह सकते हैं, तो उसको वाटर डिवाइनर कहा जाता है मगई। अब दिक्कत ये है कि ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है या बहुत ज़्यादा खूब इज्जत मिलता है, लेकिन फिर भी वो बहुत गर्व महसूस करता है इस काम को करने में, क्योंकि ये उसका बाप दादा का ज़माने से किया आते हुआ काम है। उसका एंसेस्टर्स इस प्रथा को, वाटर डिवाइनिंग का प्रथा को चालू किए थे और आज तक मगई वही ट्रेडिशन को अपना कंधे में लेकर के आगे बढ़ रहा है। वो अपने एंसेस्टर्स का काम को वो अंजाम दे रहा है, इसलिए वो खुद को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता है इस काम में। और हालांकि उसको कोई वेतन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो इस काम को करने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटता। हालांकि उसका सन, उसका वाइफ इसमें थोड़ा सा असंतुष्ट होते हैं कि पैसा नहीं मिल रहा, कैसे हम लोग का संसार चल रहा है, फिर भी तो हमेशा चल जाते हो, बट वो इस बात पे कुछ कान नहीं देता, वो अपना हमेशा आगे आगे रहता है। और इतना ज़्यादा बदमाश है संतोष कि एक भी गांव का कुआं ऐसा नहीं होता है, कम से कम उस टाइम तक, कि संतोष का बिना बोल रहे, मगई का वाटर डिवाइनिंग का बिना खोड़ा जाए। हमेशा संतोष बुलाता है, वो मगई आता है, वाटर डिवाइनिंग करता है, उसके बाद
वेल खोड़ा जाता है, लेकिन वही वेल का पानी ना तो वो मगई का देता है, ना तो वो मगई के परिवार का किसी को देता है, और ना ही तो कोई और अनटचेबल्स को देता है। और इसके पीछे वो लॉजिक क्या खड़ा करता है कि क्योंकि जो ट्राइबल्स है, जो अनटचेबल्स है, वो पिग पालते हैं और पिग खाते हैं, तो इस वजह से वो अनक्लीन है, वो इम्प्योर है, और अगर वो वाटर को टच कर देंगे या वाटर का आसपास जाएंगे तो वो वाटर भी इम्प्योर हो जाएगा, कॉन्टैमिनेटेड हो जाएगा, और फिर वो बाकी सब पब्लिक के लिए अनएक्सेसिबल, अनयूजेबल हो जाएगा। तो इसलिए उपाय क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है कि अनटचेबल्स को पानी यूज़ करने से ही रोक दो। हो गया सोल्यूशन, है ना? कितना बढ़िया और कितना घटिया सोल्यूशन। तो खैर, तो इस वजह से इतना, और उस साल को पड़ा था बहुत भयंकर वाला ड्रॉट, तो इतना ड्रॉट परिस्थिति में भी ये लोग को एक्सेस करने नहीं मिला, ज़रा सा भी कंसिडरेशन नहीं दिखाया संतोष ने, और पब्लिक वेल का एक्सेस, पब्लिक वाटर रिसोर्स का एक्सेस ये लोग के लिए कंप्लीटली बंद कर दिया गया। अब सबसे बुरा हाल हुआ ट्राइबल वुमेन का। वो लोग को बेचारा जाना पड़ता था अपना घर से, चाहे कितनों भी दूर हो, सबको उठ करके जाना पड़ता था घर का सारा काम संभालने के बाद चरसा नदी का किनारे, उसका जो बालूचर है, वो बालू का अंदर अपना हाथ से कोड़ कोड़ के होल डिग करना पड़ता था, और उस होल में इंतज़ार करना पड़ता था कि कब चरसा का पानी उसमें से थोड़ा थोड़ा करके इन्फिल्ट्रेट होके जमा होगा, और जमा होते होते घंटों भर, 4 घंटा 5 घंटा में एकदम भोर भोर तक उसमें शायद कभी कोई होल में 1 कप, कोई होल में 1.5 कप, किसी में 2 कप, ऐसे ऐसा करके पानी 4-5 घंटे का मेहनत के बाद जमा होता था। और ठीक सूरज निकलने से पहले पहले उसको कलेक्ट करके ले भी आना पड़ता था, क्योंकि अगर सूरज निकल गया और उसका ताप उस होल का थोड़ा सा पानी में पड़ गया तो वही पानी ही इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा, ज़रा सा पानी भी नहीं मिलेगा। तो डे टू डे ये काम करना पड़ता था, ठीक है। घर का सारा काम संभालने के बाद भी तो लोग का हाथ में छाले पड़ गए थे, नंगे हाथ में उतना सारा बाली कोड़ के और उतना पानी भर करके आने के लिए। तो वो लोग जाते भी है, फूलमणि का नेतृत्व में काफ़ी सारे ट्राइबल वुमेन जाके संतोष के पास कंप्लेन भी करते कि देखो संतोष, हम लोग का ये हाल है, हम लोग का हाथ में छाले पड़ गए, हम लोग से और बर्दाश्त नहीं हो रहा, या तो तुम पब्लिक वेल का एक्सेस हम लोग को दो, और नहीं तो हम लोग के लिए एक सेपरेट वेल खुलवा दो, उससे सिर्फ हम लोग यूज़ करेंगे, तुम लोग यूज़ मत करना, तो कोई मतलब कॉन्टेमिनेशन का इशू भी नहीं रहेगा। लेकिन संतोष इतना बदमाश है कि उसको ये वाला प्रपोजल भी पसंद नहीं हुआ। मतलब वो उस अंदर ही अंदर वो अनटचेबल्स को, वो दलित को बहुत ज़्यादा हेट करता है कि ये लोग हमेशा दब के रहना चाहिए, हम लोग अपर कास्ट है, हम लोग इसको दबा के रखेंगे, कैसे ये कोई हम लोग का अनुमति के बिना, हम लोगों का प्लेजर के बिना, हम लोगों का अप्रूवल के बिना कैसे अपना प्यास भी बुझा सकता है। इस तरीके का घटिया मानसिकता है। तो संतोष जाहिर सा बात है उसका अप्रूवल नहीं देता, अनुमति नहीं देता, और उसके लिए अगेन वो एक ब्लेम लॉजिक खड़ा करता है कि क्योंकि हरचांद ठाकुर नाम का एक व्यक्ति ने पहले ही एप्लीकेशन डाल के रखा था, और एज पर गवर्नमेंट रूल्स इस साल क्योंकि ड्रॉट चला हुआ है तो एक एरिया में, एक लोकेलिटी में एक ही कुआं खोड़ा जाएगा, तो क्योंकि उसने एप्लीकेशन पहले दिया है तो उसी का नाम पे कुआं खोड़ा जाएगा। तुम लोग लेट से आए हो तो कैसे खोड़े। तो मगाई का जो सन रहता है धूरा, वो ये बोलता भी है कि अच्छा हमको एक बात बताइए, सरकार किस हिसाब से चलता है, सरकार तो आदमी का भला के लिए ना है, तो कुआं क्या जो पहले एप्लीकेशन डाला है उसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, या सबसे ज़्यादा नीड जिसको है उसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो संतोष बोलता है देखो बाबू, तुम्हारा बात को मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन सरकार तो इतना सब लॉजिक नहीं ना समझेगा, सरकार अपना नियम से चलता है, जो पहले एप्लीकेशन डाला है उसी का एप्लीकेशन पहले कंसिडर होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम अब समझो अपना काम। तो ऐसे करके वो उन लोग को टाल देता है, और ऐसे ही वो लोग का जितना मतलब प्रॉब्लम्स है वो मतलब एलिविएट तो होता ही नहीं है, उल्टा और ज़्यादा एग्रेवेटेड हो जाता है, बढ़ जाता है। अब सिर्फ इतने में ही उसका बर्बरियत रुकता नहीं, वो और भी तरीके से इन सबको शोषण करते रहता है, और शोषण करता तो है और ऊपर से पब्लिक में अपना इमेज को अच्छा दिखाता है कि वो सबका एकदम फादर फिगर है, सबका गार्जियन है, अच्छा कर रहा है। इसका प्रमाण हम लोग को मिलता है जब ये डोम कम्युनिटी के मेंबर उसका असलियत फांस करते हैं कि पूजा में साल में एक बार वो अपने जितने भी फार्म हैंड्स है और अपने सर्वेंट्स है, जिसको साल भर कुत्ता नियन खटाता है, उसको एक बार बस पूजा में खिलाता है। कोई तो बड़ा एहसान कर नहीं रहा है उस पर, क्योंकि उसके जितना वो एक्स्ट्रा मजूरी ले रहा है, एक्स्ट्रा परिश्रम ले रहा है, उसका बदले में अगर वो एक दिन बढ़िया से खिला भी दे तो भी उसके लिए एडिक्वेट रिटर्न नहीं है। लेकिन फिर भी वो एक दिन वो खिला करके उसको बढ़िया से फोटोग्राफ करके हर जगह वो प्रचार प्रसार करेगा, ताकि लोग वाह वाह करके वाह कितना बढ़िया आदमी है, कितना नेक दिल इंसान है। ठीक है, अब वो क्या करता है, अंदर ही अंदर वो क्या कर रहा है कि अपना उसका जो साला साहब है, ब्रदर इन लॉ है, वो है कॉन्ट्रैक्टर, उसका साथ उसका कुछ मतलब डीलिंग्स चलता है, इलीगल डीलिंग्स चलता है, उसको वो सुविधा करा देता है और इन रिटर्न ये भी उसका हमेशा सपोर्ट करता है। अब गांव में कुआं खोदने के लिए भी तो मैनुअल लेबर चाहिए होगा ना, तो आप बताइए जो गांव में ऑलरेडी इतने सारे लेबर है, इतने सारे आदमी विलिंग टू गिव देयर लेबर,
है तो क्यों बाहर से आदमी बुलाया जाएगा। लेकिन संतोष का शाला वहीं करता है, वो बाहर से मतलब कॉन्ट्रैक्ट दे करके आदमियों को बुलाता है। बाहर का आदमी आकर के इसी गांव में कुआं खोद के इसी गांव का रिसोर्स में से फीस लेके सैलरी लेके चल जाता है। लेकिन इस गांव का अनटचेबल्स को ना तो सैलरी मिलता है, ना रोज़गार मिलता है, ना इनकम मिलता है, और ना ही वो खोदा हुआ पानी मतलब कुएं से ये लोग को पानी मिलता है। कोई भी तरीके से इन लोगों को कोई भी मदद या कोई भी राहत का स्कोप इसने नहीं रखा है। इसका ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से जो राशन आता है वो भी पूरा का पूरा इन लोगों को हिस्सा नहीं दिया जाता। गवर्नमेंट तो अपना ड्रॉट रिलीफ फंड से अनटचेबल्स के लिए या सबके लिए ही जो भी पोर तबका का है, बिछड़ा हुआ तबका के है, सब के लिए वो लोग क्या करता है रिलीफ फंड्स देते हैं। और उसमें केरोसिन रहता है, चावल रहता है, आटा रहता है, और भी जो डेली एसेंशियल्स रहते हैं वो सब रहता है। लेकिन उसमें से ज़्यादातर हिस्सा वो रात के अंधेरों में 4 दिन लगातार बड़े बड़े काऊ काट में बुझाई करके अपना गोडाउन से दूसरा जगह पे वो मतलब ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि किसी को वो दिखाई ना पड़े। और वो ये सबके सामने पब्लिकली वो अस्वीकार कर देता है। जब सब कोई ट्राइबल्स जा करके उसको ऑफिस में जाके बोलते हैं कि संतोष, हम लोग को खबर मिला है कि गवर्नमेंट हम लोग को रिलीफ फंड दिया है ड्रॉट के लिए, तो हम लोग को दो हम लोग का हक का हिस्सा। तब वो बोलते हैं कि नहीं, तुम लोग सही से नहीं सुने हो, गवर्नमेंट बस 1 हफ्ता के लिए चला जाए ऐसा चीज़ दिया है, लेकिन अब तो बस मैं 1 हफ्ता के लिए ही तुम लोगों को दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे दूंगा। लेकिन गाँव वाले को पता है, वो लोग अपने आंखों से देखे कि रात के अंधेरों में वो ऐसे प्रचार कर रहा है, और प्लस कुछ जो हिस्सा बच जाता है वो क्या करता है, अपना वो साला साहब को दे देता है, उससे वो अपना इलीगल कमाई करता है, होर्डिंग करता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है। तो इस तरीके से उसका बाण में, उसका फार्म में मस्टर्ड सीड से लेके राइस से लेके आटा से लेके हर चीज़ एकदम भरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो एक तिनका भी किसी को देने के लिए राज़ी नहीं है। मेडिसिन भी जो गवर्नमेंट अलॉट करता है, मेडिसिन भी वो स्टॉक करता है और ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक ट्रेडिंग करता है। और इसका मेडिसिन का अभाव में क्या होता है कि ये बेचारे जो दलित लोग हैं, ये जो अनटचेबल्स है, इनको मिनिमम चिकित्सा, मिनिमम राहत भी नहीं मिल पाता, क्योंकि डॉक्टर्स पर्सनल विजिट तो सिर्फ अपर कास्ट का ही घर में करते हैं, जो पैसा अच्छे से दे सकते हैं उसी के घर में करते हैं। ये लोग तो बेचारे लोअर कास्ट होने के साथ साथ, मार्जिनलाइज्ड होने के साथ साथ क्वाइट लॉजिकली पुअर भी है, इसलिए ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते पर्सनल मेडिकल ट्रीटमेंट। तो उसका कमी की वजह से ये लोग बेमौत मारे भी जाते हैं, और ना ये लोग को सही से मेल न्यूट्रिशन हो जाता, सब चीज़ हो जाता। तो इस वजह से फुल मनी जो है, मगाई का बीवी वो बोलती भी है संतोष को कि मेन ट्रेड इन पैडी, यू ट्रेड इन रिलीफ। यानी इंसान तो चलो पैडी में धंधा करता है, चावल में धंधा करते हैं, उसको बेच के, तुम तो रिलीफ का फंड चुरा करके कमा रहे हो। और फुल मनी आखिरकार गॉड का एग्जिस्टेंस में भी सवाल उठा देता है कि गॉड क्या सच में है। अगर वो कभी हुए भी होंगे तो अभी वो डेड हो चुके हैं, क्योंकि अगर गॉड जिंदा रहते और एक्टिव रहते और सब चीज़ देखते, तो ये कैसे हो सकता कि उनका ऑब्जर्वेशन के बावजूद, उनका निगरानी के बावजूद संतोष जैसा इतना फालतू आदमी अकेले सबका हक मार करके जी रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा, और बाकी सब कोई को सब चीज़ ज़्यादा हो रहा है। अब अल्टीमेटली क्या होता है कि रिबेलियन, एक रिबेलियस मनोभाव सबका बीच में आ जाता है, ठीक है। और फिर जो मगाई का बेटा है धूरा, वो भी अल्टीमेटली आकर के अपना पिताजी को बोलता है कि आप हमेशा उसका बुलावा में क्यों चल जाते हैं। संतोष तो आपको देख करके सारा वाटर डिवाइनिंग करा लेता है, फिर आपका वाटर डिवाइनिंग किया हुआ खोदा हुआ वेल पे आप ही को वो एक्सेस नहीं देता है, ना आपको देता है, ना मुझे देता है, ना हम लोग कम्युनिटी की किसी को पानी तक पीने का वो इजाज़त नहीं देता है, तो आपको वेजेस भी नहीं देता, सैलरी भी नहीं देता, तो फिर आप क्यों बार बार चल जाते हैं उसका बुलावा पे। मत जाया कीजिए, रिबेलियन करिए। तब उसका पिताजी जो है वो धूरा को बोलते हैं कि देखो बेटा, देयर इज़ नथिंग मोर रियल दैन हंगर, यानी भूख से ज़्यादा वास्तविक और कोई चीज़ नहीं है। जो भी मुझे 2 पेटा आध पेटा खाने को मिल रहा, अभी अगर संतोष का मतलब मैं खिलाफत करूँ तो उतना भी मुझे नहीं मिलेगा, मैं एकदम भूख मर जाऊंगा। तो इससे पता चलता है कि कितना बेबसी है, कितना हेल्पलेसनेस है, कितना डिस्ट्रेस्ड हालत है उन अनटचेबल्स का, उन पोर तबकों का, कि उनको संतोष का उंगली का इशारा में बस डिपेंड होके रहना पड़ रहा। वो जैसे बोलेगा, चाहे वो गलत बोले चाहे सही बोले, उसी के हिसाब से उसको करना पड़ेगा। और उसका खिलाफ वो लोग जाने गया तो अल्टीमेटली वो लोग का खुद का नुकसान छोड़ के और कुछ नहीं होगा। अब क्या होता है कि एक स्कूल टीचर रहता है जितेन, वो काफ़ी सेल्फलेस रहता है और कोई ब्यूरोक्रेटिक छोटा मोटा पोजीशन में भी रहता है। तो वो इन सारे आदमियों को समझाता है कि देखो कि मेरा एक दोस्त है अघोरी लाल, उसने अपना आश्रम में एक डैम कंस्ट्रक्ट किया है और वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता है।
यानी वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट समझाता है कि जैसे यहाँ चरसा नदी ही समर पे एकदम सूख करके कांटा हो जाता है, बिल्कुल पानी नहीं रहता है, लेकिन यहीं फ्लड के टाइम पे क्या होता है कि वो बाढ़ ला देता है। तो अगर ये फ्लड का टाइम में जो अतिरिक्त पानी होता है इसको हम लोग डैम बना ले तो इसको हम लोग स्टोर करके रख सकेंगे, और बाद में जब पानी कम हो जाएगा समर का टाइम में या ड्रॉट का टाइम में तब उसको रीयूज़ कर सकेंगे। तो ऐसे तब हम लोग डैम बनाएंगे तो हम लोग का प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा उसका मॉडल के अनुसार। तो सब कोई को क्या करना पड़ेगा, फ्री लेबर देना पड़ेगा, सब कोई को आगे आना होगा और बोल्डर कैरी कर करके लेके जाना पड़ेगा डैम क्रिएट करने के लिए। तो इस प्रस्ताव में सब कोई काफ़ी खुश होते हैं कि चलो अब कम से कम संतोष का छुटकारा हमको मिलेगा, उसके ऊपर डिपेंड करके नहीं रहना पड़ेगा। अब हम लोग को हाथ से बाली खोड़ के पानी भी नहीं निकालना पड़ेगा 4-4 5-5 घंटा तक, 1 कप 2 कप के लिए। अब हम लोग एक बार मेहनत करेंगे, वन टाइम मेहनत, लेकिन वो हम लोग के लिए हमेशा पानी का सोल्यूशन होगा। तो सब खुशी खुशी इसमें हाथ लगाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते डैम बन करके रेडी भी हो जाता है। लेकिन संतोष को ये एक आंख नहीं भाता। मैंने पहले ही बताया कि संतोष दिल से बहुत हेट्रेड है उसको अनटचेबल्स के लिए। तो अनटचेबल्स अपना हिसाब से अपना प्यास बुझाने का मतलब उपयोग खुद से कर लेंगे, वो भी किसका इजाज़त के बिना, संतोष का इजाज़त के बिना, अपर कास्ट का अप्रूवल के बिना। ये उसको बिल्कुल सहन नहीं होता है। तो वो क्या करता है, जिस दिन डैम का ओपनिंग सेरेमनी रहता है उस दिन एसडीओ को बुला के लाता है, सारा पुलिस ऑफिशियल्स को बुला के लेकर आता है और उनको ब्रेन वॉश करता है, गलत इन्फॉर्मेशन देता है कि जितने भी इस गांव के जो पुअर तबका है, जो अनटचेबल्स है, वो क्या हो गए हैं, सब नक्सल्स बन गए हैं और अनरेस्ट मतलब एक पॉलिटिकल अनरेस्ट डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का प्लान करे। तो आप लोग आकर के सिचुएशन को संभालिए, मेरे हाथ का तो भैया बाहर है। उस दिन आप सोचिए कितना खतरनाक, मतलब कितना दर्दनाक और कितना पैथेटिक सिचुएशन है कि इतना दिन मेहनत के बाद सबका आंखों में खुशी था कि अल्टीमेटली हम लोग डैम बना लिए हैं, अब हम लोग को जो वाटर क्राइसिस है वो मुक्त होगा, अब हम लोग खुशी खुशी रहेंगे, कम से कम पानी तो पी सकेंगे आज़ादी से। लेकिन उसी दिन डैम का ओपनिंग सेरेमनी में इतना तिल तिल करके बना गया डैम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बेरहमी से और सारे आदमियों को पीटा जाता है बेरहमी से। अब ये सब देख करके धैर्य का बांध टूट जाता है और मगाई भी ऑर्डर कर देता है कि बस अब हम लोग बहुत सहन कर लिया और नहीं, अब रेबेलियन करना पड़ेगा पुलिस के खिलाफ। अगर पुलिस हम लोग को मारा तो हम लोग चुपचाप मार नहीं खाएंगे, हम लोग भी मारेंगे। तो वो लोग भी अगेंस्ट री अटैक करता है, काउंटर अटैक करता है और दोनों में काफ़ी फियर्स एक संग्राम होता है, बैटल होता है। लेकिन अल्टीमेटली पुलिस ओवरकम कर लेता है। वो लोग अपना हाथ का जो राइफल रहता है, राइफल का बट से सबको बहुत ही बेरहमी से पीटता है, सब किसी का हाथ फट जाता है, किसी का चेस्ट में आघात लग जाता है। और जितेन जो कि मेन इसका लीडर था, उसका सिर में इतना ज़ोर से राइफल का बट से मारा जाता है कि वो बेचारा अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। और मघई को भी चेस्ट में बहुत ज़ोर से आघात किया जाता है, जिसकी वजह से उसका चेस्ट कट करके ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। और ड्रामा का एंड भी अब इसी तरीके से होता है कि मघई अपना आखिरी सांस लेता है और ये डायलॉग देता है कि मैं अगर मरूंगा भी तो कम से कम इनका हाथ में मेरा लाश में कैरी करने नहीं दूंगा, जो हम लोगों को इतना जीने में एक फुर्सत नहीं दिए हैं, इतना अत्याचार किए हैं। अगर मेरा मौत होगा, मेरा अंतिम यात्रा होगा, तो वो पानी के लिए मेरे ज़िंदगी भर तड़पा हूँ, पानी के साथ ही मेरा अंतिम यात्रा होगा। तो ये कह करके वो अपना आखिरी सांस लेता है और उसका ब्लडी चेस्ट वाला बॉडी लुटा जाता है और चरसा का गहरा लहर में, चरसा का वेव में उसका डेड बॉडी तैर करके चल जाता है। और इसी तरीके से ये ड्रामा एंड होता है। ओके, तो आशा करते हैं आपको पूरा ड्रामा का थीम और समरी स्टोरी समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी और ऐसा कंटेंट चाहिए हो तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा, हम लोग उसमें जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।